सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड अब हमें डीबीएमएस का यूनिट नंबर थर्ड करना, जो है कि नॉर्मलाइजेशन एंड क्वेरी प्रोसेसिंग के ऊपर है। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है कि हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसीज होता क्या है। तो देखो यहाँ पे अपन फंक्शनल डिपेंडेंसीज, नॉर्मल फॉर्म, बी नॉर्मलाइजेशन, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एंड BCNF, ये सब पढ़ने वाले हैं। एंड इनके नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो प्लीज़ जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करो एंड इसको एक्सेस करो। तो देखो सबसे पहले देखो फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती क्या है, ठीक है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज रिलेशन के एट्रीब्यूट के बीच का क्या होता है? डिपेंडेंसी। तो जो हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसीज होता है वो रिलेशन के जो एट्रीब्यूट होते हैं उनके बीच का डिपेंडेंसीज होता है। इट मीन्स, सिंपल एग्जाम डेफिनेशन बताऊं तुमको, अब फंक्शनल डिपेंडेंसी ए बी का मतलब होता है ए की वैल्यू बी की यूनिकली डिटरमाइन होगी। जो हमारी ए की वैल्यू से बी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? वो यूनिकली डिटरमाइन होगी, ठीक है। मीनिंग अगर समझो तो, अगर दो टपल्स हैं ए, देखो अगर दो टपल में ए सेम है तो बी भी क्या होगा? सेम होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक तुमको स्टूडेंट, रोल नंबर एंड ब्रांच दी गई है, तो यहाँ पर रोल नंबर और ब्रांच, यहाँ पर सेम रोल नंबर के लिए क्या होगा? नेम और ब्रांच सेम रहेगा, ठीक है। जो सेम रोल नंबर होंगे उनके लिए नेम और ब्रांच सेम ही रहेगा, ठीक है। जैसे मेरा मेरा रोल नंबर 25 है, तो 25 के लिए क्या होगा? नेम क्या होगा? आयुष। एंड 25 के लिए ब्रांच क्या होगा? डेटा साइंस, ठीक है। तो यहाँ पर सेम रोल नंबर के लिए सेम ब्रांच रहेगा, और मतलब सेम रोल नंबर के लिए क्या रहेगा? नेम और ब्रांच सेम रहेगा, ठीक है। नाउ टाइप ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो देखो यार, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज, बट हमें यहाँ पे कुछ ही पढ़नी है। तो सबसे पहले देखने ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती है। जो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज मतलब जब राइट साइड से एट्रीब्यूट लेफ्ट साइड पार्ट हो। देखो, जब राइट साइड एट्रीब्यूट हो, जब राइट साइड होता है, जब जब राइट साइड एट्रीब्यूट लेफ्ट साइड का पार्ट होता है। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या है? रोल नंबर किसका पार्ट है? नेम का। अगर रोल नंबर ही नहीं होगा तो हम स्टूडेंट को मतलब जैसे सपोज आयुष अग्निहोत्री को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो भैया आयुष अग्निहोत्री बहुत हो सकते हैं कॉलेज में, कि सिंगल आयुष अग्निहोत्री थोड़ी ना होगा। तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? रोल नंबर के बेसिस पे। तो ये क्या है? जब राइट साइड एट्रीब्यूट लेफ्ट साइड का पार्ट हो। तो जो राइट साइड है ये है, इट मीन्स ये किसका पार्ट है? रोल नंबर का, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया। अब आता है नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज। देखो, तो नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या कहती है? जब राइट साइड लेफ्ट जब राइट साइड एट्रीब्यूट लेफ्ट साइड का पार्ट हो। तो देखो, जो राइट साइड क्या है? मतलब क्या है आपका? जब राइट साइड का एट्रीब्यूट क्या है? तुम्हारा नेम है। एंड लेफ्ट साइड का पार्ट तो क्या है? रोल नंबर इज इक्वल टू आयुष अग्निहोत्री। मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी मतलब जब डिपेंडेंसीज पूरे की पर डिपेंड करे, किसी किसी पार्ट पर नहीं करे। देखो, जो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी डिपेंडेंसीज होती है वो पूरी की पे डिपेंड करती है, ना कि किसी एक पार्ट पे। तो यहाँ पे देखो, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी इज इक्वल टू मार्क्स, ठीक है। ठीक है, जो स्टूडेंट आईडी होगी और जो कोर्स आईडी होगी उसमें हम क्या करेंगे? मार्क्स को अपलोड करेंगे, ठीक है। अब आता है पार्शियल डिपेंडेंसी। तो पार्शियल डिपेंडेंसीज क्या होती है? जब कंपोजिट की का सिर्फ एक पार्ट डिटरमाइन करे। जो कंपोजिट की होती है इसमें हम क्या करते हैं? जब कंपोजिट की का सिर्फ एक पार्ट को डिटरमाइन करते हैं तो क्या होता है? पार्शियल डिपेंडेंसीज होता है। जैसे देखो, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी, तो हमने इसमें से क्या डिटरमाइन किया? स्टूडेंट नेम, ठीक है। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम। तो यहाँ ये जो है, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म का वॉयलेशन का रीज़न होता है, ठीक है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म का क्या होता है? वॉयलेशन होता है। फिर आती है भैया ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज में क्या होता है कि जब ए इक्वल टू बी हो और बी इक्वल टू सी हो, तो ए इक्वल टू सी होना चाहिए। इट मीन्स रोल नंबर, तो डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम। सो रोल नंबर होना चाहिए किसका? डिपार्टमेंट का। तो ये क्या होता है कि ये भी होता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म का वॉल्यूशन का रीज़न। तो इसमें सीधे सीधे ये बोल रहा है कि अगर ए बी है, ठीक है, ए बी है सी, तो अगर ए बी का दोस्त है एंड बी सी का दोस्त है, तो अल्टरनेट ए सी का दोस्त होना चाहिए, ये कह रहा।
तो ये कैसे होगा भाई? रोल नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट नेम कैसे होगा बताओ? तो ये ऐसा कह रहा है, जैसे सपोज़ करो तुम्हारे 2 दोस्त हैं। जैसे तुम्हारे 2 दोस्त होंगे, कुछ कॉलेज के होंगे, कुछ घर के होंगे। तो तुम ये मान लो ये मान लो कॉलेज, ये मान लो होम, ये मान लो अपने आप को तुम हो ये। भाई तो तुम्हारी दोस्ती कॉलेज के दोस्तों से भी है, किस तुम्हारी दोस्ती किससे है? तुम्हारी दोस्ती रुक जाओ, ये गलत हो जाएगा एग्ज़ाम्पल। ये तुम मानो तुम्हारे दोस्त हैं, ठीक है? और ये बी का दोस्त है, बी का दोस्त, ठीक है? तो ये मानो अब जैसे तुम्हारा ये है क्या बोलते हैं, ए की दोस्ती बी के साथ है, तो बी की दोस्ती सी के साथ है। अब भाई जब ए जानता नहीं है सी को, तो कैसे दोस्ती कर लेगा भाई? जब जानेगा पहचाने तभी तो दोस्ती कर पाएगा, अभी तो जान ही नहीं रहा है। तो ये वही है कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म का क्या करता है, वॉल्यूशन का रीज़न होता है। एंड यहाँ पर रोल नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी होता है, डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट नेम हो जाएगा, बट रोल नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट नेम नहीं हो सकता है, ठीक है? तो देखो अब आता है वाई फंक्शनल डिपेंडेंसी इज इम्पॉर्टेंट। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी इतना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? तो देखो ये ज़रूरी है नॉर्मलाइजेशन के लिए एंड रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। तो देखो जो नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड रिडंडेंसी रिमूव करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? अब आता है डेटाबेस डिज़ाइन इम्प्रूव करने के लिए। तो डेटाबेस का डिज़ाइन जो होता है उसको इम्प्रूव करता है। अब आता है आर्म स्ट्रॉन्ग्स एक्स मसीज। तो देखो जो आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्समियस है, तो इसमें क्या होता है, ये जो आर्मस्ट्रॉन्ग एक्समियस रूल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये रूल्स का क्या होते हैं, सेट होते हैं जिनका फंक्शनल डिपेंडेंसीज का वो ड्राइव करना हो एंड फंक्शनल डिपेंडेंसीज को क्या करना, प्रूव करने के लिए। इसके लिए क्या जो आर्मस्ट्रॉन्ग एक्समियस है, तो इस रूल का यूज़ किया जाता है, ठीक है? और एक्स एक्स एक्समेंस इसको पढ़ता हूँ मैं, एंड आप क्या पढ़ते हैं मेरे को बता देना। तो देखो जो आर्मस्ट्रॉन्ग इन्फरेंस रूल्स हैं, जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज निकालने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है? तो ये एग्जाम डेफिनेशन है। अब आता है भाई, तीन बेसिक आर्मस्ट्रॉन्ग रूल्स होते हैं। जो पहला क्या है, रिफ्लेक्टिविटी रूल्स। तो रिफ्लेक्टिविटी क्या रूल कहता है, अगर वाई सबसेट या इक्वल है किसके, एक्स के, तो एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। तो मान लो रोल नंबर रोल नंबर और नेम इज इक्वल टू क्या होगा, रोल नंबर होगा, ठीक है? तो देखो अगर ऑगमेंटेशन है, ऑगमेंटेशन रूल में क्या है कि अगर मान लो एक्स बराबर वाई है, तो एक्स जेड बराबर वाई जेड भी होगा, तो ये होना चाहिए। तो मान लो रोल नंबर बराबर नाम है, तो रोल नंबर ब्रांच बराबर क्या होना चाहिए, नेम और ब्रांच होना चाहिए, ठीक है? तो ये आर्गुमेंटेशन रूल कहता है। अब आता है ट्रांजिटिविटी रूल। तो ट्रांजिटिविटी रूल ये कहता है अगर x बराबर y है तो y बराबर z है, तो x बराबर z होना चाहिए। ये देखो वही चीज़ आएगी ना। तो रोल नंबर बराबर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट आईडी बराबर डिपार्टमेंट नेम है, सो रोल नंबर बराबर क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट नेम होना चाहिए। अब आता है ड्राइव्ड रूल फ्रॉम आर्मस्ट्रॉन्ग एक्स मीन्स। तो इसमें आता है यूनियन रूल। तो यूनियन रूल क्या कहता है भैया, एक्स वाई एंड एक्स जेड होना चाहिए, तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वाई जेड होगा। अब आता है डीकम्पोजिशन रूल। डीकम्पोजिशन रूल क्या क्या कहता है, अगर एक्स बराबर वाई जेड है, तो एक्स बराबर वाई होगा, सिंगल सिंगल कर देगा, डीकम्पोज कर देगा, जेड होना चाहिए, ठीक है? अब आता है सूडो ट्रांजिटिविटी रूल। सो इट मीन्स अगर x बराबर y है एंड y z बराबर क्या है, w है, तो हम क्या कह सकते हैं कि x और z बराबर w हो सकता है। ये क्या होता है, सूडो स्यूडो ट्रांजिटिविटी रूल। तो स्यूडो ट्रांजिटिविटी रूल्स ये कहता है। तो देखो यहाँ पे वेरियस टाइप के हमने क्या पढ़े, रूल्स पढ़े हैं। तो देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आर्मस्ट्रॉन्ग एक्समिसीज आपने पढ़ा कि ये क्या होता है, ये एक रूल्स का सेट होता है जिनका फंक्शनल डिपेंडेंसीज ड्राइव करना होता है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज को प्रूव करना होता है। एंड इसके लिए हमने पढ़ा, इसके तीन बेसिक रूल्स पढ़े। जो रिफ्लेक्सिविटी पढ़ा, रिफ्लेक्सिविटी मतलब वाई सबसेट या इक्वल टू होना चाहिए एक्स का, तो मतलब एक्स बराबर वाई होना चाहिए। तो इट मीन्स रोल नंबर नेम होना चाहिए किसके, रोल नंबर के, ठीक है? अब बात करो ऑगमेंटेशन रूल की पढ़ी। तो हमने अगर पढ़ा कि एक्स बराबर वाई है,
तो मान सकते हैं कि एक्स और जेड बराबर भी वाई जेड हो सकता है। तो यहाँ पर रोल नंबर इज इक्वल टू नेम हुआ, तो रोल नंबर और ब्रांच इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेम और ब्रांच हो जाएगा। ठीक है। ट्रांसिटिविटी आपको बताया कि अगर अगर ए बी का दोस्त है, ठीक है, ए बी का दोस्त है एंड बी सी का दोस्त है, तो अल्टरनेट हमारा बी ए सी का दोस्त होगा। इट मीन्स एक्स वो वाई का दोस्त है, वाई जेड का दोस्त है, तो जो एक्स होगा वो किसका दोस्त होगा, जेड का होगा। तो ये बोल रहा है वो। ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल। फिर ड्राइव्ड रूल में क्या है, यूनियन है, यूनियन के बाद डिकम्पोजिशन है एंड स्यूडो ट्रांसिटिविटी रूल्स है। अब जो हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग एक्समसीज है ये क्यों जरूरी है भैया, तो देखो ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज वेरिफिकेशन के लिए जरूरी होता है एंड नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के लिए जरूरी होता है एंड लॉस लेस डिकम्पोजिशन चेक करने के लिए यूज होता है एंड मिनिमल कवर फाइंड करने के लिए यूज में हेल्प करता है। तो देखो बता दूं मैं तुमको, आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सएंस जो है ये क्यों यूज़ होता है, तो फंक्शनल वेरिफिकेशन फंक्शनल डिपेंडेंसीज वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है एंड नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के लिए यूज़ होता है, लॉसलेस डिकम्पोजिशन चेक करने के लिए यूज़ होता है एंड मिनिमल कवर फाइंड करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। अब आता है नॉर्मल फॉर्म्स क्या होते हैं डीबीएमएस में। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से तुमसे कुछ ना कुछ तो पूछेगा, चाहे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म या थर्ड नॉर्मल फॉर्म या BCS-NF कुछ भी पूछे। तो देखो नॉर्मलाइजेशन होता है क्या, तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन एक डेटाबेस डिज़ाइन हुआ है। देखो नॉर्मलाइजेशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन एक डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस होता है जिसका एम होता है, क्या होता है, डेटा की रिडंडेंसी को कम करना, अपडेट इंसर्ट डिलीट एनोमलीज रिमूव करना एंड डेटाबेस को क्या बनाना, लॉजिकली स्ट्रांग बनाना। तो देखो जो हमारा नॉर्मलाइजेशन है ये 3 काम परफॉर्म करता है। मतलब नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, एक के डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस का, देखो जो नॉर्मलाइजेशन है वो क्या होता है कि एक डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस का एम होता है। तो इसमें क्या करते हैं भैया, डेटा रिडंडेंसी कम करते हैं, अपडेट इंसर्ट डिलीट एंड जो एनोमलीज हैं उनको हम क्या करते हैं, रिमूव करना, और डेटाबेस को क्या करते हैं, लॉजिकली हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो इसका एग्जाम डेफिनेशन समझो, नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है ताकि डेटा कंसिस्टेंट हो और इंटीग्रिटी क्या होती रहे, मेंटेन होती रहे। ठीक है। अब तो ये देख लो, सबसे पहले तुम्हारा BCNF सबसे अंदर आता है, BCNF के बाद आता है तुम्हारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म के ऊपर आता है सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड फर्स्ट में आता है तुम्हारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो ये डायग्राम है, अगर तुमको ये अच्छा लगे तो ये उठा लेना, अदरवाइज आप गूगल से उठा सकते हो। तो देखो अब आता है भैया नॉर्मल फॉर्म में क्यों चाहिए होता है, तो देखो डुप्लीकेट वैल्यू अवॉइड करने के लिए चाहिए होता है डेटाबेस में, रॉन्ग अपडेट से बचने के लिए चाहिए होता है, और स्ट्रॉन्ग और मेंटेनेंस इजी बनाने के लिए हमें ज़रूरी होते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो देखो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आता है, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का रूल क्या होता है कि टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तब होती है जब कुछ रूल्स हैं, अगर ये रूल्स सेटिस्फाइड करेंगे आप, करेगा आपका टेबल या डेटा या आपका डेटाबेस, तो भैया आप बोल सकते हो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, अदरवाइज नहीं है। तो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तब होती है, कब होती है, जब हर एट्रीब्यूट की एटॉमिक वैल्यू हो। देखो यहाँ पे जैसे सपोज 1 2 3 4 5 वैल्यू दी गई हैं एंड इनकी क्या हो, हर हर एट्रीब्यूट की क्या हो, एक एटॉमिक वैल्यू, इट मीन सिंगल वैल्यू हो, नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो और नो रिपीटिंग ग्रुप्स हो। तो देखो ना तो ग्रुप्स रिपीट होने चाहिए, ना तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होने चाहिए, और ना ही ना तो यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज होने चाहिए हर एट्रीब्यूट की, तो सिंगल सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। तो देखो मैं तुमको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि एग्जांपल है ये, अभी जो हमारा ये है, तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म नहीं है बिकॉज रोल नंबर 1 है और नाम ए है, बट फ़ोन नंबर यहाँ पे 2 है। और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, तो फ़ोन में मल्टीपल वैल्यूज़ है इसलिए क्या नहीं होगा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म नहीं होगा। तो इसको कन्वर्ट करोगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, तो रोल नंबर 1 1 एंड एक नंबर को तुम ऊपर कर दोगे, मतलब इसको दो सीरियल नंबर 1 एंड सीरियल नंबर 2 में कर दोगे, तो मतलब दो रोल नंबर और नेम तो सेम रहेगा बट नंबर तुम्हारे अलग हो जाएंगे, फ़ोन तुम्हारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब वैल्यू क्या है, एटॉमिक है, सो इस वजह से क्या होगा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो अब देखो, अब इनको तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो आईडी है हमारे पास क्या, देखो आईडी हमारे पास क्या है, 1 है, नेम हमारे पास ए है, अरे नेम हमारे पास ए है एंड कोर्स,
तो तुम क्या करोगे, देखो ID तो 1 1 2 टाइम्स लिखोगे A C1 C2 ऐसे करोगे, ठीक है। फिर 2E ये C3, फिर 3 में क्या है M C2 एंड C3 ऐसे करोगे। सो ये क्या तुम्हारा हुआ, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हुआ। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है, जो हमारा सिंगल एट्रीब्यूट, जो हमारा हर एट्रीब्यूट है उसकी सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं अलाउड हैं, और नो रिपीटिंग ग्रुप्स होने चाहिए, ठीक है। अब आता है प्रॉब्लम सॉल्व बाय फर्स्ट एंड। प्रॉब्लम क्या सॉल्व की, मल्टी वैल्यूड जो एट्रीब्यूट होते हैं उनको क्या कर देता है, ये रिमूव कर देता है। जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आते हैं इसमें उनको क्या करता है, रिमूव करता है। अब आता है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म तब कब यूज़ होता है, तो देखो टेबल में सेकंड नॉर्मल फॉर्म तब होता है जब टेबल ऑलरेडी फर्स्ट में हो। तो पहली कंडीशन क्या है कि टेबल हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए, एंड नो पार्शियल डिपेंडेंसीज। देखो इसमें कोई पार्शियल डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। और पार्शियल डिपेंडेंसीज का मतलब क्या होता है, कंपोजिट प्राइमरी की का सिर्फ एक पार्ट हो जो नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करे। तो देखो जो कंपोजिट प्राइमरी की है, देखो पार्शियल डिपेंडेंसीज, नो पार्शियल डिपेंडेंसीज। पार्शियल डिपेंडेंसीज का मतलब है कंपोजिट प्राइमरी की का सिर्फ एक पार्ट जो नॉन की प्राइमरी, नॉन की एट्रीब्यूट को क्या करे, डिटरमाइन करे, ठीक है। तो देखो एग्जांपल समझो, अभी ये क्या है, ये अभी हमारा जो है नॉट इन किस में, नॉट इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो देखो इनरोलमेंट है, स्टूडेंट आईडी है, कोर्स आईडी, कोर्स नेम एंड स्टूडेंट नेम। प्राइमरी की क्या है यहाँ पे, प्राइमरी की होगी हमारी स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी। तो कोर्स स्टूडेंट आईडी क्या होगा, स्टूडेंट नेम होगा, कोर्स आईडी इज इक्वल टू कोर्स नेम होगा। तो यहाँ पे देखो पार्शियल डिपेंडेंसीज प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई क्या है कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, स्टूडेंट का हमने कर दिया स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम के साथ कंबाइन, ठीक है। एंड फिर हमने क्या किया, कोर्स को अलग कर दिया, कोर्स आईडी, कोर्स नेम एंड एनरोलमेंट, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी। तो ये देखो हमने इनको सेट कर दिया, एंड ये यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसीज को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। दैट्स वाई ये क्या हो गया, सेकंड नॉर्मल फॉर्म हो गया। नहीं तो यहाँ पे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि इनरोलमेंट, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम एंड वाट एवर जो भी है। तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। एंड पार्शियल डिपेंडेंसीज को हमने रिमूव कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व बाय सेकंड नॉर्मल फॉर्म, तो यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव करता है। एंड यहाँ देखो, यहाँ पे ये तुम्हारा एक डायग्राम बना, मतलब एक टेबल मैं गूगल से लेके आया हूँ। तो ये तुम्हारा किसका एग्जाम्पल है, तुम्हारा तुम्हारा एग्जाम्पल है सेकंड नॉर्मल फॉर्म का। अब आता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। एंड पीछे से गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, प्लीज अवॉइड करना। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म का हुआ जो फॉर डे रूल होता है, वो क्या कहता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तब होता है जब ऑलरेडी तुम्हारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो तुम्हारा जो टेबल हो, फिर इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज अलाउ नहीं हो, ठीक है, नो ट्रांजिटिविटी हो इसमें। तो देखो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में पता हो तुमको, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, इसमें कोई मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट अलाउड नहीं है। एंड हर एट्रीब्यूट की क्या होनी चाहिए, एटॉमिक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पर कोई रिपीटिंग नहीं होनी चाहिए, नो रिपीटिंग ग्रुप। और अब तुम्हारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म बोलता है कि पहले तुम्हारा जो डेटा है वो किस में होना चाहिए, फर्स्ट नॉर्मल, और जो तुम्हारी टेबल है वो ऑलरेडी किस में होनी चाहिए, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए। एंड इसमें पार्शियल डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। फिर आता है तुम्हारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहता है कि पहले तुम्हारा टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो, देन इसमें कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। और सेकंड में क्या नहीं होनी चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए, इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। तो देखो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज का मतलब होता है नॉन की एट्रीब्यूट किसी और नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंड होती है। देखो जो तुम्हारी नॉन की एट्रीब्यूट होगी वो किसी और नॉन की एट्रीब्यूट पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो देखो यहाँ पे तुमको एक एग्जांपल है, स्टूडेंट है, रोल नंबर है, नेम है, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। तो रोल नंबर किस पे डिपेंड है, रोल नंबर इज इक्वल टू क्या है, डिपार्टमेंट आईडी, एंड डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट नेम है। तो रोल नंबर डिपार्टमेंट नेम क्या है, ट्रांसिटिव है। तो ये क्या है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म नहीं है। तो रोल नंबर और डिपार्टमेंट नेम ट्रांसिटिव कैसे है, तो अब इसको प्रूव करना है, तो कन्वर्ट करेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो स्टूडेंट को हमने कर लिया सेटअप किसके साथ, रोल नंबर, नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। एंड डिपार्टमेंट में आ गया डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को हमने क्या कर दिया, जो हमारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज है उसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया भाई थर्ड नॉर्मल फॉर्म।
तो प्रॉब्लम क्या सॉल्व करता है, यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को थर्ड नॉर्मल फॉर्म रिमूव करता है, तो इसलिए। अब देखो जैसे डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन है, तो देखो ये नॉर्मलाइज डेटा है कि एक स्टूडेंट है जिनका नाम है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम है, तो स्टूडेंट आईडी 1 2 है, तो ए अलाइस इनका नाम है एंड इसका नाम बॉब है, ठीक है, और रीडिंग स्विमिंग करते हैं ये, ठीक है। अब आता है स्टूडेंट स्टूडेंट नेम, इसको हमने चेंज किया कैसे में, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अलाइस बॉब, बट ये रीडिंग और स्विमिंग स्प्लिट हो गए अलग अलग में, तो ये स्टूडेंट में आ गया एंड ये नेम में आ गया, ठीक है। फिर आता है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, तो सेम है, ये फुटबॉल और पेन। यहाँ पे हमने क्या किया, रिमूव कर दिया रिपीटिंग ग्रुप्स और मल्टी वैल्यूड कॉलम्स को, एंड यहाँ पे हमने क्या किया, पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव कर दिया, एंड यहाँ पे हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को रिमूव कर दिया, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब आता है BCNF, एंड ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये भाई पूछा जाता है। तो BCNF का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म, सो बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म, एंड इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है BCNF। तो इसका BCNF का रूल क्या होता है, टेबल BCNF में तब होती है जब हर डिटर्मिनेंट एक कैंडिडेट की हो, मतलब जितने भी तुम्हारे डिटर्मिनेंट होंगे वो क्या होंगे, एक कैंडिडेट की होंगे, तब तुम्हारा टेबल क्या होगा, BCNF होगा। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू लेफ्ट साइड डिटर्मिनेंट मतलब लेफ्ट साइड ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो आई होप तुम समझ गए होगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि जो तुम्हारा बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म है, इट मीन्स BCNF है। इसका रूल क्या कहता है कि टेबल BCNF में तब होती है जब तुम्हारा हर डिटर्मिनेंट एक कैंडिडेट की हो। तो हर डिटर्मिनेंट एक कैंडिडेट कैसे होगा, तो डिटर्मिनेंट मतलब क्या होगा, लेफ्ट साइड का फंक्शनल डिपेंडेंसीज। अब रिमूव करना हमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बट नॉट BCNF से। तो देखो यहाँ पे टीचिंग जो है वो क्या कर रहा है, टीचर कर रहा है स्टूडेंट क्लास। तो टीचर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, क्लास। यहाँ पे कैंडिडेट की कौन सी होगी, कैंडिडेट की तुम्हारा टीचर होगा, तो सब्जेक्ट डिटरमाइन है, ठीक है, बट कैंडिडेट की नहीं है। तो देखो सब्जेक्ट हमको डिटरमाइन है बट हमें कैंडिडेट की डिटरमाइन नहीं है, तो ये क्या है, BCNF नहीं हो, नॉट BCNF। अब हमें BCNF में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो जो हमारा सब्जेक्ट टीचर है, तो सब्जेक्ट टीचर ब्रैकेट टीचर सब्जेक्ट आ जाएंगे, एंड सब्जेक्ट क्लास में क्या आ जाएगा, स्टूडेंट और क्लासेज आएंगे। तो यहाँ पे हमने हर डिटरमाइंड कैंडिडेट के लिए हर डिटरमाइंड कैंडिडेट की निकाल लिए, जैसे टीचर सब्जेक्ट के लिए टीचर एंड सब्जेक्ट, ठीक है, स्टूडेंट क्लास के लिए सब्जेक्ट और क्लासेस। तो ये क्या हो जाएगा, हमने डिटरमिनेंट कैंडिडेट की फाइंड कर ली है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, BCNF हो जाएगा। अब ना एक डिफरेंस आता है कि डिफरेंस समझिए कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या करता है, ये रिमूव करता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को, एंड जो BCNF है वो करता है पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव। एंड थर्ड जो नॉर्मल फॉर्म होता है वो क्या करता है, वो रिमूव करता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को, एंड जो BCNF है वो किसको रिमूव करता है, ऑल डिपेंडेंसीज एनोमलीज, जो ऑल डिपेंडेंसीज एनोमलीज होते हैं उनको रिमूव करता है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, या इंपॉर्टेंट टॉपिक थर्ड, लॉसलेस जॉइन एंड डिपेंडेंसीज प्रिजर्वेशन। तो देखो जो डिकम्पोजिशन होता है, डिपेंडेंसीज होते हैं ये एंड लॉसलेस जॉइन होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो डिकम्पोजिशन होता है क्या, जब एक सिंगल टेबल को तोड़कर मल्टीपल टेबल्स में ऐड करते हैं तो उसे हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो देखो जब हमारे पास एक कोई टेबल होती है एंड हम उसको क्या कर देते हैं, तोड़कर मल्टीपल टेबल्स में डिवाइड करते हैं, मतलब नॉर्मलाइजेशन के टाइम, तो हम उसे क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो डिकम्पोजिशन की टू टाइप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, पहला लॉसलेस ज्वाइन हो एंड डिपेंडेंसीज प्रिवेंशन हो। तो जो डिपेंडेंसीज प्रिजर्वेशन हो और लॉसलेस ज्वाइन हो। तो देखो यहाँ पे मैं तुमको एक डायग्राम बना के दिया हूँ कि यहाँ पे देखो हमारे पास A B C एंड A1 B1 C1 एंड एज इट इज सेम यहाँ पे, तो हम इसको डिकम्पोज करेंगे। तो AB एक बार होगा एंड BC एक बार होगा, तो ऐसे ही A1 AC BC होंगे, ठीक है। तो देखो एक बार हमने AB को कंबाइन कर दिया, फिर हमने AC को कंबाइन कर दिया इसी में, ठीक है, AC। बट हमने यहाँ पे क्या किया, AC को कंबाइन कर दिया एंड यहाँ BC को कंबाइन कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, डिकम्पोज किया। तो A और B, A B C, तो अब यहाँ पे A कॉमन है तो A हट जाएगा, बट हमें A B C तीनों की वैल्यूज क्या मिल जाएंगी, C1 C1 C3, ये अलग अलग वैल्यू ऐसे हमें यहाँ पे भी मिल जाएंगी। तो आई होप इतना तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अब आता है लॉसलेस जॉइन डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो देखो जो लॉसलेस जॉइन क्या होता है, अगर टेबल को डिकम्पोज करने के बाद उन्हें जॉइन करके ओरिजिनल टेबल वापस मिल जाए, कोई यूनिफॉर्म लॉस ना हो, तो उसे हम लॉसलेस जॉइन डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो लॉसलेस जॉइन डिकम्पोजिशन का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि लॉसलेस जॉइन क्या होता है कि अगर टेबल को हम क्या करें, डिकम्पोज करें, मतलब टेबल को हम तोड़ें, देन मतलब उन्हें ज्वाइन करके ओरिजिनली टेबल में वापस लाएं एंड हमें कोई इन्फॉर्मेशन का लॉस ना हो, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, लॉसलेस जॉइन डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो लॉसलेस जॉइन डिकम्पोजिशन वो होता है जिसमें डिकम्पोज रिलेशन को ज्वाइन करके क्या करते हैं, ओरिजिनल रिलेशन एग्जैक्टली रिकवर होता है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हमारा जो मेन डेटा होता है उसको हम डिकम्पोज करते हैं एंड फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, डिकम्पोज रिलेशन को ज्वाइन करने के बाद ओरिजिनली रिलेशन को एग्जैक्टली रिकवर करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि आर रिलेशन तुम्हारा क्या है, ए बी सी। तो यहाँ फंक्शनल डिपेंडेंसीज है ए और बी, तो हमने डिकम्पोज किया ए और बी को, तो डिकम्पोजिशन किया रिलेशन 1 ए बी एंड ए सी को, तो हमें कॉमन एट्रीब्यूट इसमें से क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। तो ए और बी, इसलिए क्या है, इसलिए डिकम्पोजिशन लॉसलेस है। ठीक है, तो ए से हमें बी मिल गया भाई, एंड हमें यहीं फंक्शनल डिपेंडेंसीज में ए बी ही तो चाहिए था, एंड ए हमारे यहाँ पे ए बी और ए सी है। तो भाई अब इसको ज्वाइन करेंगे तो ए बी ना आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन लॉसलेस। तो जो लॉसलेस ज्वाइन कंडीशन क्या होती है, तो देखो डिकम्पोजिशन आर मतलब रिलेशन आर वन आर टू लॉसलेस होगी अगर कब आर वन इंटरसेक्शन हो आर टू का तो आर वन होगा, और आर वन इंटरसेक्शन आर टू का होगा तो आर टू होगा। कॉमन एट्रीब्यूट सुपर की होना चाहिए, कॉमन जो एट्रीब्यूट होगा वो क्या होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए किसी भी टेबल का। ठीक है, अब आता है लॉसी डिकम्पोजिशन, अपोजिट केस होता है। अगर ज्वाइन करने पर एक्स्ट्रा टपल आ जाए या ओरिजिनल डेटा रिकवर ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन लॉसी होता है। इट मीन्स बैड डिसीजन। तो देखो अब ये जस्ट अपोजिट होता है, अपोजिट केस होता है लॉसी डिकम्पोजिशन। इट मीन्स अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं, अगर ज्वाइन करने पर एक्स्ट्रा टपल आ जाता है या ओरिजिनल डेटा रिकवर नहीं होता, तो हम उसे क्या बोलते हैं, लॉसी डिकम्पोजिशन लॉसी बोलते। तो देखो डिपेंडेंसीज प्रिजर्वेशन क्या होता है, तो डिपेंडेंसीज प्रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि अगर डिकम्पोजिशन के बाद सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज अलग अलग टेबल में चेक या इन्फोर्स हो जाएं विदाउट ज्वाइनिंग टेबल, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम डिपेंडेंसीज प्रिजर्वेशन बोलते हैं। इट मीन्स जितनी भी हमारी सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है वो क्या हो जाए, अलग अलग टेबल में हो जाएं, चेक हो जाएं, इन्फोर्स हो जाएं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, विदाउट ज्वाइनिंग टेबल्स। ठीक है, तो उनको बोलते हैं फंक्शनल मतलब डिपेंडेंसीज प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो देखो अब आता है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या, डिपेंडेंसीज प्रिजर्वेशन का मतलब है ओरिजिनल रिलेशन की सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को डिकम्पोज करने के बाद भी मेंटेन रहें। ठीक है, अब एग्जांपल समझ लो कि यहाँ पे ए बी सी एक रिलेशन है, ए फंक्शनल डिपेंडेंसीज ए ऐड है किससे, बी से, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी है। तो डिकम्पोजिशन क्या होगा, आर वन में होगा ए बी एंड बी सी। तो यहाँ पे ए हमारा जो है वो बी, ए इज इक्वल टू बी होगा आर वन में, एंड बी इक्वल टू सी होगा। तो यहाँ पे ऑल डिपेंडेंसीज क्या है, प्रिजर्व है, एंड डिपेंडेंसीज प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन है। तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है डिपेंडेंसीज प्रिजर्वेशन की, तो डिपेंडेंसीज प्रिजर्वेशन की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कॉन्स्टेंट्स इजीली इन्फोर्स हो जाते हैं एंड बार बार ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड परफॉर्मेंस क्या होती है, परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। एंड परफॉर्मेंस बेटर होने के साथ साथ अब आता है कि देखो तीन चीज़ें होती है, जो कांस्टेंट होते हैं वो इजीली इन्फोर्स हो जाते हैं, बार बार ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। अब आता है लॉसलेस ज्वाइन एंड डिकम्पोजिशन प्रिजर्वेशन। तो यहाँ पे फीचर्स हैं, तो देखो लॉसलेस ज्वाइन डिपेंडेंसीज प्रिजर्वेशन। तो देखो यहाँ पे फोकस होता है, फोकस में क्या होता है, डेटा लॉस ना हो और फंक्शनल डिपेंडेंसीज मेंटेन रहे, कंसर्न करेक्टनेस और कॉन्स्टेंट। ठीक है, ज्वाइन नीडेड फॉर चेकिंग, नॉट नीडेड। इंपॉर्टेंस वेरी हाई होता है लॉसलेस ज्वाइन का और इसका वेरी लो होता है। अब बात करते हैं ये गुड डिकम्पोजिशन इज इक्वल टू लॉसलेस प्लस डिपेंडेंसीज प्रिजर्विंग। देखो अगर गुड डिकम्पोजिशन चाहिए तुमको तो उसमें लॉसलेस होना चाहिए प्लस डिपेंडेंसीज प्रिजर्विंग होनी चाहिए। अब बात करते हैं
लॉसलेस ज्वाइन इंश्योर नंबर ऑफ नो डेटा लॉस। देखो लॉसलेस ज्वाइन इंश्योर करता है कि नो डेटा लॉस हो। डिपेंडेंसीज प्रिजर्वेशन इंश्योर करते हैं कि जो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है वो सेफ रहे। BCNF डिकम्पोज ऑलवेज लॉसलेस बट डिपेंडेंसीज प्रिजर्विंग होना जरूरी होता है, ठीक है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म डिकम्पोज यूजुअली लॉसलेस प्लस डिपेंडेंसीज प्रिजर्विंग। अब हमारा आता है क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन इन DBMS। तो क्वेरी प्रोसेसिंग क्या होता है? तो क्वेरी प्रोसेसिंग में देखो क्वेरी जो होती है, क्वेरी इन हाई लेवल लैंग्वेज से पार्सर एंड ट्रांसलेटर होता है, एंड देन क्वेरी ऑप्टिमाइजर होता है, उसके बाद क्वेरी इवोल्यूशन इंजन होता है, एंड रिजल्ट ऑफ द क्वेरी होता है। यहाँ पे तुम्हारा डेटा होता है, ये जो डेटा ऐड है ये एग्जीक्यूशन प्लान है, एंड ये DBMS कैटलॉग है, एंड यहाँ पे इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ द क्वेरी। तो क्वेरी क्या है? तो क्वेरी प्रोसेसिंग वो प्रोसेस है जिसमें DBMS में, देखो क्वेरी प्रोसेसिंग क्या है? क्वेरी प्रोसेसिंग वो प्रोसेस है जिसमें DBMS में यूज़र की SQL क्वेरी को समझता है, किसकी? यूज़र की स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को समझता है, एंड यूज़ करता है, इंटरनल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इंटरनल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, एंड फिर उससे क्या करता है? एग्जीक्यूट करके रिजल्ट दे देता है। तो देखो जो क्वेरी प्रोसेसिंग लैंग्वेज है वो क्या है कि क्वेरी प्रोसेसिंग SQL क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद रिक्वायर्ड डेटा को क्या करता है? रिट्रीव करने की प्रोसेस करता है, ठीक है। स्टेप्स क्या होते हैं क्वेरी प्रोसेसिंग? तो सबसे पहला आता है पार्सिंग एंड ट्रांसलेशन। तो देखो SQL क्वेरी का सिंटैक्स चेक होता है, एंड क्वेरी को रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन में क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है। गलत सिंटैक्स होगा तो एरर आ जाता है, ठीक है। अब आता है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। तो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन इट मीन्स DBMS बेस्ट एग्जीक्यूशन प्लान चूज करता है और मिनिमम कॉस्ट मतलब टाइम प्लस रिसोर्स वाला प्लान सिलेक्ट करता है, ठीक है। तो यहीं से परफॉर्मेंस क्या होती है? डिसाइडेड होती है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि क्वेरी इवोल्यूशन और एग्जीक्यूशन क्या होता है। तो देखो क्वेरी एग्जीक्यूशन एंड इवोल्यूशन इट मीन्स चूज करते हैं प्लान के अकॉर्डिंग क्वेरी एक्यूरेटली क्या हो? एक्यूरेटली एग्जीक्यूट हो, और डेटा डिस्क से रीड होता है। डेटा कहाँ से रीड होता है? डिस्क से रीड होता है, और फाइनल रिजल्ट हमें कहाँ से मिलता है? यूज़र से मिलता है, ठीक है। तो ना अब देखो क्वेरी का फ्लो क्या होता है? क्वेरी प्रोसेसिंग का फ्लो होता है क्वेरी SQL क्वेरी पार्सिंग ऑप्टिमाइजेशन एग्जीक्यूशन रिजल्ट। तो मतलब SQL क्वेरी पहला स्टेप होगा, पार्सिंग दूसरा होगा, एंड थर्ड होगा ऑप्टिमाइजेशन, फोर्थ होगा एग्जीक्यूशन, एंड फिफ्थ होगा रिजल्ट। तो ये क्या है? क्वेरी प्रोसेसिंग का फ्लो है। एंड अब बात करते हैं क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। तो देखो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है सेम क्वेरी के मल्टीपल एग्जीक्यूशन प्लान्स में से सबसे इफिशिएंट या फास्टेस्ट प्लान चूज करना। देखो हमें एक रूट, देखो जैसे सपोज एक एग्जांपल देता हूँ कि हमें अगर जैसे कॉलेज जाना, जैसे सपोज मेरे को कॉलेज जाना है तो मेरे पास 4 रूट है, तो मैं उस मतलब मल्टीपल रूट्स में से एक ऐसे रूट को चूज़ करूँगा जिससे मैं जल्दी पहुँच जाऊँ। तो यही क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि सेम क्वेरी के देखो मल्टीपल एग्जीक्यूशन प्लान्स होते हैं, लेकिन हमें सबसे इफिशिएंट सबसे फास्ट प्लान चूज़ करना है, ठीक है। तो अब इसका डेफिनेशन समझाऊँ तुम, तो इसका डेफिनेशन होता है कि क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन DB में इसकी टेक्निक है जिसमें हम मिनिमम कॉस्ट वाले एग्जीक्यूशन प्लान को क्या करते हैं? सिलेक्ट किया जाता है। तो वाई क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन नीडेड? तो देखो क्वेरी फास्ट चले, डिस्क में इनपुट आउटपुट कम हो, एंड CPU और मेमोरी का बेस्ट यूज़ कर सके, एंड लार्ज डेटा सेट में परफॉर्मेंस क्या हो? इम्प्रूव हो। तो हम क्यों करते हैं, हमें क्यों ज़रूरत है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन की? तो क्वेरी क्या हो? फास्ट चले, डिस्क इनपुट आउटपुट का कम हो, और CPU और मेमोरी क्या हो? बेस्ट यूज़ हो, और लार्ज डेटाबेस में परफॉर्मेंस क्या हो? इम्प्रूव हो। अब टाइप क्या होते हैं क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के? तो सबसे पहला टाइप होता है ह्यूरिस्टिक, इसी को रूल बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है? प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं। तो कॉमन ह्यूरिस्टिक रूल्स क्या होते हैं? ह्यूरिस्टिक को रूल बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है? सिलेक्शन अर्लियर परफॉर्म करता है, मतलब रोज कम करो पहले। इसमें सिलेक्शन अर्लियर परफॉर्म करो मतलब रोज को कम करो, प्रोजेक्शन अर्लियर परफॉर्म करो मतलब कॉलम्स को कम करो, एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्या करो? अवॉइड करो। कार्टेशियन प्रोडक्ट A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो तो ये समझते होगे ना। और ज्वाइन को क्या करो? ज्वाइन ऑर्डर को ऑप्टिमाइज करो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? फास्ट होते हैं और सिंपल अप्रोच होती है, ठीक। अब आता है कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन। तो देखो अभी तुम्हारा रूल बेस्ड था, एंड रूल बेस्ड को ह्यूरिस्टिक भी बोला जाता है, एंड अब आता है कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन। तो इसमें DBMS में क्या होता है कि स्टैटिक्स इसमें DBMS यूज़ करता है, स्टैटिक्स यूज़ करता है, टेबल साइज एंड इंडेक्स। हर प्लान का कॉस्ट क्या करता है? कैलकुलेट करता है, एंड सबसे कम कॉस्ट प्लान वाला क्या करता है? चूज़ कर लेता है। तो मैंने आपको बताया ना। तो देखो क्या होता है इसमें
कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन में ये स्टैटिक्स डीबीएमएस जो होता है वो स्टैटिक्स को यूज़ करता है एंड हर प्लान का कॉस्ट क्या करता है, कैलकुलेट करता है एंड डीबी में सबसे कम कॉस्ट वाले प्लान को चूज़ करता है। एंड मॉडर्न डीबीएमएस मोस्टली क्या होते हैं, कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आता है फैक्टर अफेक्टिंग क्वेरी। तो देखो टेबल साइज क्या होता है, इंडेक्स अवेलेबिलिटी देता है एंड ज्वाइन मेथड, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, डिस्क इनपुट आउटपुट कॉस्ट। अब इसका एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल देखो, स्टूडेंट सेलेक्ट करो नेम फ्रॉम स्टूडेंट ब्रांच वेयर ब्रांच सीएससी। तो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है, पहले ब्रांच इक्वल टू सीएससी फिल्टर कर गया, फिर सिर्फ नेम कॉलम सेलेक्ट करेगा तो कम डेटा इक्वल टू फास्ट एग्जीक्यूशन। अब आता है तुम्हारा क्वेरी प्रोसेसिंग। क्या करती है, क्वेरी को सिर्फ एग्जीक्यूट करना, और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन मतलब बेस्ट प्लान को चूज करना। क्वेरी प्रोसेसिंग मतलब फुल प्रोसेस, और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन मतलब एक स्टेप। तो क्वेरी प्रोसेसिंग मतलब रिजल्ट फोकस, और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन मतलब परफॉर्मेंस फोकस। तो ये तुम्हारा यूनिट नंबर तुम्हारे यहाँ पे खत्म होता है एंड इतना तुम्हारे लिए सफिशिएंट है एंड अच्छे से एग्जाम में लिख के आना। अब हम यूनिट नंबर 4 करेंगे आगे। तो थैंक यू, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड प्लीज़ आपने अगर प्रीवियस यूनिट नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लो यूनिट नंबर 1। ठीक है, सो थैंक यू।